व्हाट इज डिफरेंस इन बिटवीन बीटी कॉटन एंड नॉर्मल जो नेचुरली जो कॉटन होंगे वहाँ पे क्या डिफरेंस है और बीटी कॉटन में क्या डिफरेंस है। नॉर्मली जो नेचुरल कॉटन है जो नेचर के थ्रू नेचर में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं या अपने आप प्रोड्यूस हो रहे हैं या एग्रीकल्चर के थ्रू नेचुरल हैबिटेट है उनका क्या है। और सबसे पहले जो वो इतने रेजिस्टेंस नहीं होते हैं किसी भी पेस्ट के लिए, वो जनरली फीड किए जाएंगे थ्रू सम कैटरपिलर लार्वा ऑफ बटरफ्लाई कैटरपिलर लार्वा फीड ऑन द लीफ ऑफ कॉटन प्लांट्स। सो द व्हेन जो कैटरपिलर लार्वा होंगे जब लीफ पे फीड कर जाएंगे तो ओवरऑल जो इसकी टेंडेंसी होगी कॉटन प्रोड्यूस करने की, बिकॉज लीफ क्या है कि मेजर सोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सो जब लीफ ही नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होगा एंड द प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे और इन दिस केस द कॉटन प्लांट डाई कर जाएंगे और रेयर जो प्रोडक्शन है वो बहुत लेस इल्ड ऑफ कॉटन। तो यहाँ से बहुत ही कम मिनिमम अमाउंट में इल्ड होगा, उस प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी टोटल कॉटन की। तो जब एग्रीकल्चर करते थे तो जो मेन प्रॉब्लम थी कैटरपिलर लार्वा फीड करते थे, लेकिन अगर हम पेस्टिसाइड से यूज करेंगे the field of cotton, so with the use of pesticides, these pesticides interfere with the atmospheric air or also harm caterpillar larva को तो किल करते ही हैं, they also harm to the animals or other animals or other human being respiratory system। तो because जब हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करेंगे ऑन द कॉटन फील्ड या किसी भी फील्ड में हम अगर स्प्रे करते हैं यूज़ करते हैं यूज़ करेंगे तो दैट केस में क्या होगा कि उस पर्टिकुलर जो वहाँ के एनवायरनमेंट में वो टॉक्सिन डिज़ोल्व हो जाएंगे और डिज़ोल्व होने से जो अदर ऑर्गेनिज्म है वो भी डाई करने लग जाएंगे। वो हो सकते हैं मे बी वो बेनिफिशियल हो एनवायरनमेंट के लिए, कॉटन को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हो वो, बल्कि कॉटन में पॉलिनेशन प्रोसेस को जो बेनिफिट एक कॉटन प्लांट को है, एक कॉटन प्लांट के लिए बेनिफिशियल जो पॉलिनेशन है उसको एग्जिबिट कर रहे हो। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बेनिफिशियल जितने भी इंसेक्ट्स हैं पेस्ट्स हैं वो भी डाई कर जा रहे हैं विद द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड। टारगेट है या जिस भी इंसेक्ट को ये टारगेट करते हैं बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस बैक्टीरिया, सिर्फ पर्टिकुलर वही इंसेक्ट डाई कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दे बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस बैसिलस बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस ये कैसे बैक्टीरिया है, दे कॉज इन्फेक्शन ऑन लेपिडोप्टेरन एंड लेपिडोप्टेरन्स और डिप्टेरन्स पे ये जनरली को इन्फेक्ट करते हैं। जितने भी इंसेक्ट्स होंगे लेपिडोप्टेरन्स से बिलोंग करते हैं फैमिली से, ये जैसे कि बॉल वर्म वगैरह, बट और यहाँ पे डिप्टेरन्स से जितने भी इंसेक्ट बिलोंग करेंगे उनको एक्चुअली में बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस मतलब कि डिस्ट्रॉय करते हैं और इन्फेक्ट करते हैं और किल करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। तो यहाँ पे अगर हम इस बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस को यूज़ करेंगे इन बीटी फॉर्मेशन ऑफ, इसके जीन्स को यूज़ करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन में क्या हुआ और नॉर्मली ये करते क्या है, सबसे पहले सेपरेटली ये क्या करेंगे बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस दे इनफेक्ट इंसेक्ट्स ऑफ लेपिडोप्टेरन्स, दे फॉर्म क्रिस्टल्स बैक्टीरिया। एक्चुअली में बैक्टीरिया जो बैसिलस बीटी या बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस ये एक्चुअली में क्या करेंगे, ये दे प्रोड्यूस क्रिस्टल और इनसाइड द क्रिस्टल inactive toxins are present
इनएक्टिव टॉक्सिन्स प्रेजेंट होंगे। इन सच केस द व्हेन any caterpillar larva feed on this leaf which have Bacillus thuringiensis bacteria, this case the crystals are produced in the gut of larva by the Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis start करेंगे फॉर्म करेंगे ये क्रिस्टल्स, और क्रिस्टल दीज आर एक्चुअली में इनएक्टिव टॉक्सिन्स रहेंगे, बट क्योंकि जो इंसेक्ट है इनके गट में एल्केलाइन पीएच होगा, विद द हेल्प ऑफ एल्केलाइन पीएच द क्रिस्टल्स एक्चुअली मेल्ट कर जाएंगे और यहाँ पे इनएक्टिव टॉक्सिन रिएक्ट विद द एल्केलाइन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन पीएच कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव टॉक्सिन। दैट व्हेन ये क्या होगा, सबसे पहले जो गट है, जब भी लार्वा इस पे फीड करेंगे, किसी भी लीफ को फीड करेंगे विच हैव Bacillus thuringiensis ऑन इट, देन these bacteria transfer into the gut of this larva and produce crystal. In the presence of alkaline pH, these crystals melt and inactive toxin in the presence of alkaline pH it become active toxin. Now pH कैसा है, alkaline pH in the gut of लार्वी के गट के पीएच क्या है, अल्कलाइन पीएच है। अब इन द अल्कलाइन पीएच में क्या होगा, इनएक्टिव टॉक्सिन से ये एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक्टिव टॉक्सिन। और एक्टिव टॉक्सिन में जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे, दे फॉर्म पोर in the gut of larva. लार्वी के गट में ये पोर्स का फॉर्मेशन कर देंगे और वहाँ की जो गट की सेल्स हैं, ये सेल स्वेल करने लग जाएंगी, और इन द प्रेजेंस ऑफ दिस टॉक्सिन्स और स्वेलिंग अकर्स इन द cell of gut of larva. Finally the insect become die now due to the porphyration formed in the gut of the larva. गट में पोरफायरेशन होने से या पोर्स के फॉर्मेशन होने से क्या होगा, इवेंचुअली द जो लार्वा है वो डाई कर जाएगा। तो पूरी प्रोसेस यही होता है, ये सेपरेटली यही फंक्शन करेंगे Bacillus thuringiensis। अब इसे जीएमओ में कैसे यूज किया गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में कैसे यूज किया, अब इसकी एबिलिटी को आइसोलेट कर लिया गया। दैट मीन्स कि क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, कैसे बीटी कॉटन का यूज हुआ, दैट इज Bacillus thuringiensis कॉटन। सो कैसे यहाँ पे कॉटन का फॉर्म होगा, इस केस Bacillus thuringiensis कॉटन का फॉर्मेशन सबसे पहले कैसे किया जाएगा, जीन को आइसोलेट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हियर इज ए बैक्टीरिया हैव डीएनए एंड हैव जीन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द टॉक्सिन। सो यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है इस बैक्टीरिया में Bacillus thuringiensis में, और जो सेगमेंट फॉर्म कर रहे हैं स्पेशल टॉक्सिन्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है जो सेगमेंट, इसे आइसोलेट कर लिया जाएगा। और आइसोलेशन ऑफ स्पेसिफिक region which produce which produce toxin, जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे उस सेगमेंट को आइसोलेट कर लिया जाएगा। देन लाइगेट दिस सेगमेंट इनटू द होस्ट और कॉटन सेल। जब भी इस कॉटन का फॉर्मेशन करेंगे तब क्या होगा कि यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करेंगे। जेनेटिक मॉडिफिकेशन दैट इज कि जो
कॉटन में जीएनए है, सॉरी कॉटन में जीन्स है और प्रेजेंट ऑन डीएनए, इस जीन में ये बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, पर्टिकुलर इस कॉटन को और इस जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा विच प्रोड्यूस टॉक्सिन इनसाइड द बैक्टीरिया और इनसाइड द लार्वा, क्योंकि बैक्टीरिया में तो ये जनरली टॉक्सिन्स के फॉर्म में नहीं रहेंगे, ये क्रिस्टल के फॉर्म में ही रहते हैं और इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहते हैं, तो बैक्टीरिया को तो ये हार्म नहीं करेंगे फॉर एग्जांपल, और प्लांट को भी हार्म नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ पे भी अगर फॉर्मेशन होगा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी, तो कोई भी एंजाइम हो या प्रोटीन हार्मोन हो या इवन टॉक्सिन भी हो, तो वो सभी जितने भी होते हैं प्रोटीन ही होते हैं। तो इन दिस केस यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस होगा, लेकिन ये क्या है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव। ये अब यहाँ से जो बैक्टीरिया में जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है which is responsible for the production of toxin isolated from the bacterial genome and fuse into the plant genome, फ्यूज कर देंगे, लाइगेशन कर देंगे, लाइगेट कर देंगे इस पर्टिकुलर जीन का, so that these gene are अब plant is able to produce these toxin which are actually synthesized in the bacterial cell, जो बैक्टीरियल सेल में सिंथेसाइज हो रहे थे, नाउ प्लांट भी एबल है फॉर प्रोडक्शन ऑफ दीज टॉक्सिन इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव फॉर्म। तो ये प्लांट को तो कोई हार्म नहीं करेंगे और अदर ऑर्गेनिज्म को भी कोई हार्म नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर इंसेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल लेपिडोप्टेरन्स और जो लेपिडोप्टेरन्स एंड डिप्टेरन्स, बिकॉज दे आर स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक और स्पेसिफिक हैं। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, दे आर स्पेसिफिक फॉर देयर होस्ट और फॉर देयर जो भी इनका जो भी होस्ट होगा उसके लिए बहुत स्पेसिफिक हैं। तो यहाँ पे फिर जब जीन को आइसोलेट करके प्लांट सेल में यहाँ पे लाइगेट किया जाएगा, तो अब ये प्लांट क्या है, एबल है, और प्लांट क्योंकि कॉटन के सेल में इंट्रोड्यूस किया गया है पर्टिकुलर इस जीन का, सो कॉटन प्लांट इज एबल टू सिंथेसाइज दीज बीटी टॉक्सिन्स। सो द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस thuringiensis इज बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब ये these plants are able to synthesize these kind of toxin in this case। अब प्लांट क्या है खुद ही ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। जनरली क्या होता था, सबसे पहले जब इसके बारे में पता चला, जब नॉलेज मिली, तब क्या हुआ कि इनके स्पोर्स को, बैसिलस thuringiensis के स्पोर्स को वाटर में डिजॉल्व करके स्प्रे किया जाता था, जिससे कि लीफ पे जो ऑलरेडी यहाँ पे बैसिलस thuringiensis है, दे बाइंड विद द लीफ ऑफ certain plants and destroy when any caterpillar larva feed on the leaf of cotton or any plant, the toxins eventually transfer into the gut of the larva and produces the toxin in the active form, और इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड फाइनली दे किल द होस्ट और दे किल द पेस्ट और इंसेक्ट्स, और यहाँ पे इंसेक्ट्स को किल कर देंगे। और इन दिस केस द जो भी हमारा प्लांट है वो सेफ रह जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ कि अगर हम कोई नॉर्मली अगर कोई भी कॉटन है स्प्रे के फॉर्म में अगर हम इसे स्प्रे कर रहे हैं, तो ये क्योंकि माइन्यूट ड्रॉपलेट्स में ये कहीं भी जा सकते हैं, तो अगर ऐसा हो कि जहाँ पे हमें स्प्रे करना हो सिर्फ वहीं पे ये प्रेजेंट रहें, तब तो इसका कोई भी ये किसी अदर ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं करेंगे, दैट कि जो ह्यूमन है उन्हें भी हार्म नहीं करेंगे, या अदर ऑर्गेनिज्म मैमल्स या एनिमल्स किसी को भी हार्म नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम स्प्रे के फॉर्म में स्प्रे करते हैं, सो माइन्यूट ड्रॉपलेट्स कहीं भी फ्लोट करके या एयर के थ्रू कहीं भी जा सकते हैं और अदर ऑर्गेनिज्म मैमल को हार्म कर सकते हैं इनके स्पोर्स। नाउ इफ these toxin are produced by these plant जिस पे हम स्प्रे कर रहे हैं, अगर वही प्लांट ये टॉक्सिन बनाने लग जाए तब क्या होगा, इस केस में यहाँ पे वो प्लांट ही सिर्फ रेजिस्टेंट होगा। जब भी वो प्लांट, क्योंकि हमने और किसी के लिए वो नहीं बनाया है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड
प्लांट है सिर्फ यही रेजिस्ट होंगे उस पर्टिकुलर लेपिडोप्टेरन्स एंड डिप्टेरन्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए। तो इस केस में अदर ऑर्गेनिज्म हार्म नहीं होंगे। तो इसलिए बीटी कॉटन और बीटी और भी अदर प्लांट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बीटी सोयाबीन। तो यहाँ पे सोयाबीन भी एक्चुअली में ये प्लांट भी ऐसे हैं जो बीटी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, और सिर्फ कौन से डाई करेंगे क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं प्लांट और अदर ऑर्गेनिज्म, तो डाई नहीं करेंगे। जब ये गट में जाएंगे अल्कलाइन पीएच इन्हें मिलेगा, तभी ये अपनी एक्टिविटी शो करेंगे और इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएंगे फाइनली। नाउ दे form pores in the gut of these larvae and insect or causes death of the particular स्पेसिफिक लार्वा और इंसेक्ट डेथ कॉज कर देंगे। और फाइनली जो हमने जो भी प्लांट लिया है और जो भी इल्ड है, हमारी इल्ड बहुत अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा, क्योंकि जो फीड कर रहे थे जितने भी इंसेक्ट वो डाई, दे बिकम डाई, सो दैट द नंबर ऑफ इल्ड और एक्चुअली में जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर जाएगा। Now next is RNA interference of pest resistant plant by the formation of by the interference of RNA interference। और सबसे पहले जो प्लांट रेजिस्टेंस किए गए बाय द RNA इंटरफेरेंस इज दोज विच आर इन्फेक्टेड बाय द निमेटोड्स। सो जो निमेटोड्स होते हैं वो निमेटोड्स दे इन्फेक्ट प्लांट रूट, और वो प्लांट इन्फेक्ट प्लांट रूट्स को इन्फेक्ट करते हैं। एंड द निमेटोड इज एग्जाम्पल इज मिलेडोगाइनी, इनकोग्निशिया। दे इन्फेक्ट रूट्स ऑफ प्लांट, सर्टेन प्लांट्स के रूट्स को इन्फेक्ट करेंगे यहाँ पे मिलेडोगाइनी इनकोग्निशिया। अब यहाँ पे दे जनरली ये क्या करते हैं, प्लांट के डीएनए को यूज करते हैं फॉर देयर फुलफिलमेंट ऑफ देयर नीड्स। ये क्या करेंगे कि प्लांट के डीएनए को यूज करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए एंड ट्रांसक्रिप्शन कैरिड आउट होगा, देन ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन which are formed by the plant they use for their nutrition। मिलेडोगाइनी इनकोग्निशिया, मिलेडोगाइनी इनकोग्निशिया यूज करेंगे। और ये क्या करते हैं, ये अपनी प्रोटीन की सिंथेसिस प्लांट के न्यूट्रिशन के थ्रू, और समहाउ ये प्लांट में भी अपने न्यूट्रिएंट का फॉर्मेशन करेंगे फॉर द प्रोटीन फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस, जो प्रोसेस एक्चुअली में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होगी ना। इन दिस केस ये मिलेडोगाइनी इनकोग्निशिया को की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस मेथड यूज किया गया। दिस टेक प्लेस जनरली इन ऑल यूकैरियोटिक सेल फॉर देयर सेलुलर डिफेंस फ्रॉम द वायरसेस एंड बैक्टीरिया। वायरसेस के केस में क्या होगा, बिकॉज वायरस ऑल्सो हैव आरएनए जेनेटिक मटेरियल, तो वहाँ पे दे इंट्रोड्यूस देयर आरएनए इन द होस्ट सेल और इन द ह्यूमन सेल एंड फाइनली फॉर्म द ह्यूमन सेल एज ए वायरस फैक्ट्री। वायरस की फैक्ट्री की तरह ह्यूमन सेल बिहेव करने लग जाएंगे और मेजर अमाउंट ऑफ वायरस का फॉर्मेशन होगा। जनरली इन दिस केस ये होता है ना। एक क्विक देख लेते हैं कि कैसे ये प्रोसेस होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वायरस है, वायरस इंट्रोड्यूस देयर आरएनए इनसाइड द ह्यूमन सेल, और इनसाइड द ह्यूमन सेल जब ये व्हेन दीज आरएनए आर ट्रांसमिटेड, ये आरएनए है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू डीएनए से एमआरएनए की सिंथेसिस होगी। जनरली एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा डीएनए से। ना इन दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या होगा, एमआरएनए से डीएनए सिंथेसाइज किया जाएगा। एमआरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होगा। तो एमआरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए में ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा वायरस सेल इन द ह्यूमन जीनोम इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड फाइनली फिर से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। इस एमआरएनए के पास क्या है कि एक तो ह्यूमन जीन के कोड्स होंगे, मतलब प्रोटीन के कोड्स होंगे, इसके साथ जो वायरल आरएनए है वो भी सिंथेसाइज हो जाएगा। तो जब ये डीएनए में इंट्रोड्यूस
कर लिए जाएंगे वायरल के mRNA को बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. देन द आफ्टर द replication process the viral DNA, two type of viral DNA are formed or mainly two in number viral DNA will be formed, or by the transcription process mRNA formation occurs inside the nucleus of the eukaryotic cell. Now what happened after this? The mRNA synthesized in huge amount because the human genome have viral genome also. So वायरल जीनोम होने की वजह से इस डीएनए पर जितने बार भी रिप्लिकेशन प्रोसेस होगा उतने बार ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जाएंगे, दैट इज उतने टाइप ऑफ mRNA सिंथेसाइज हो जाएंगे और फाइनली इनके ऊपर प्रोटीन कोड सिंथेसाइज हो जाएगा और यहाँ से ये रिलीज हो जाएंगे. मतलब कि ह्यूमन सेल को ये यूज़ करते हैं एज ए फैक्ट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वायरस प्रोड्यूस करने लग जाएंगे ह्यूमन सेल. जनरली यही प्रोसेस होगा, लेकिन हमारी सेल कैसे डिफेंस करती है यहाँ पे इन्हें कैसे रोका जाएगा. यहाँ पे जनरली अगर कोई भी सेल अगर आरएनए जो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है उसे अगर आइडेंटिफाई कर लिया गया तो हम इन द यूकैरियोटिक सेल आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, एक टाइप की साइलेंसिंग ऑफ जीनोम है, साइलेंसिंग ऑफ आरएनए, सो दैट दे कैन नॉट बी प्रोड्यूस प्रोटीन्स ऑफ वायरस और बैक्टीरिया और एनी अदर काइंड ऑफ पेस्ट और एनी अदर काइंड ऑफ माइक्रोब पैथोजन कोई भी हो. तो यहाँ पे जो आरएनए इंटरफेरेंस है वो क्या है, जब ह्यूमन सेल में कोई भी इन्फेक्टेड आरएनए आएगा, दैट इज कि वो इन्फेक्टेड है, अब यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं की जा सकती है. सो यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की सिंथेसिस होगी. डबल स्ट्रैंडेड जब आरएनए सिंथेसाइज हो जाएगा, यहाँ पे हियर इज आरएनए, जब एंटीसेंस और सेंस आरएनए बोथ आर सिंथेसाइज इनसाइड द सेल और ह्यूमन सेल, सो RNA become डबल स्टैंडर्ड एंटीसेंस और सेंस RNA, और यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड होने की वजह से ये बाइंड कर एक दूसरे के साथ ही बाइंड कर जाएंगे, ये कॉइल हो जाएंगे और आपस में ही यहाँ पे बाइंड कर जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड RNA सिंथेसाइज हो जाएगा. हियर इज dsRNA. नाउ dsRNA फाइनली undergoes in RNA silencing. RNA साइलेंसिंग. सो तो यहाँ पे क्या है कि RNA इंटरफेरेंस क्या है कि RNA इंटरफेयर किया mRNA भी, दोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे ये सभी, कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से दे बाइंड विथ ईच अदर एंड फॉर्म डबल स्टैंडर्ड RNA. अब डबल स्टैंडर्ड जब RNA सिंथेसाइज हो जाएगा तो ये RNA अब साइलेंस हो गए हैं बिकॉज द प्रोटीन सिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस बाय द डबल स्टैंडर्ड RNA बिकॉज tRNA कैन नॉट एबल टू रीड दीज कोड्स. अब ये tRNA रीड नहीं कर पाएंगे इन सभी कोड को रीड नहीं कर पाएंगे बिकॉज दे आर ऑलरेडी बाइंड विथ ईच अदर. ये बाइंड कर गए हैं, अब यहाँ पे इनको रीड नहीं किया जा सकता. वहीं पे जो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस है, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस ये स्टॉप कर दी जाएगी, ओवरऑल स्टॉप हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस और यहाँ पे ये प्रोसेस होगा. ना प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस के जब नहीं स्टॉप हो जाएगा तो ओवरऑल बैक्टीरिया या कोई भी बैक्टीरिया जो इन्फेक्ट कर रहे हैं ह्यूमन सेल को फॉर देयर नीड और फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर ओन प्रोटीन, सो द ओवरऑल जो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस है स्टॉप कर दी जाएगी और फाइनली वो बैक्टीरिया और वायरस डाई कर जाएंगे बिकॉज दे कैन नॉट एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन, दे आर अनएबल टू perform their own function because protein should not be synthesized in the cell of eukaryotic organism. तो यहाँ पे पूरी इंटरफेरेंस के थ्रू जो प्रोसेस है ये स्टॉप कर दी गई. अब इस केस में क्या होगा कि पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट कैसे बनाया जा रहा है आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू. अगर इस प्लांट में तो सबसे पहले जो प्लांट है यहाँ पे पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट पे जब आरएनए इंटरफेरेंस कैसे होगा, कैसे इंटरफेयर करेंगे कि यहाँ पे जो निमेटोड है मिलेडोकाइनी इनकोग्निशिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बिकॉज
क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर वो अपनी प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं उस प्लांट से। सो ये कैसे ले रहे थे, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू ले रहे थे। और जो पर्टिकुलर जिस भी सेगमेंट से उस स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसाइज किया जा रहा है फॉर दीज निमेटोड, सो अगर हम उस आरएनए को साइलेंस कर दे तो क्या होगा कि साइलेंसिंग के थ्रू, आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू साइलेंसिंग की जाती है, और उस साइलेंसिंग के थ्रू प्रोटीन विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज निमेटोड, ये निमेटोड की ग्रोथ के लिए जो प्रोटीन रिक्वायर है वो प्रोटीन फॉर्म नहीं हो पाएगा, और फाइनली द निमेटोड बिकम डाइंग इन द होस्ट प्लांट जो है इनके में निमेटोड डाई कर जाएंगे और इन्फेक्शन और कॉज नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो निमेटोड है ये हियर इज प्लांट सेल में जीनोम प्रेजेंट होगा, हियर इज डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू फॉर्मेशन of mRNA takes place inside the न्यूक्लियस। नाउ इन फ्रॉम न्यूक्लियस से ये जो आरएनए है बाहर आ जाएंगे इन द साइटोप्लाज्म mRNA undergoes in the translation process और finally protein is synthesized from the host cells में सिंथेसाइज हो जाएंगे। अब यहाँ से ये mRNA इंपॉर्टेंट है ना, mRNA को inside the cell if mRNA becomes silenced, तो साइलेंस अगर कर दिया जाए और साइलेंस हो जाए तो क्या होगा, पर्टिकुलरली इस प्रोटीन की सिंथेसाइज नहीं हो पाएगी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज निमेटोड्स व्हेन। अब यहाँ पे क्या होगा कि डबल स्टैंडर्ड विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम with the help of agrobacterium the double stranded RNA introduced inside the host cell। अब इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। एग्रोबैक्टीरियम में क्या है, एक प्लाज्मिड है। अब प्लाज्मिड में जब जो जहाँ से ऐसा हम डीएनए सेगमेंट ले जहाँ पे दो डीएनए सेगमेंट दो से जब आरएनए सिंथेसाइज हो, ऐसा सेगमेंट ले जब डीएनए से जब आरएनए सिंथेसाइज हो तो उस आरएनए पे सेंस और एंटीसेंस दोनों ही सेगमेंट हो आरएनए के। सो हम ऐसे डीएनए को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे एंड देन ट्रांसपोर्ट दीज इनटू द plant cell। When these are transported into the plant cell, they undergoes in transcription process, and after transcription process the these segment of DNA form antisense RNA and DNA, sorry RNA, antisense RNA and sense RNA। तो एंटीसेंस और सेंस आरएनए के वजह से क्या होगा, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड बाइंड विथ ईच अदर। सो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा इस केस में। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने की वजह से जो प्रोटीन है फाइनली विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज proteins which are required for the growth of these nematode cannot be synthesized by the host cell or plant cell, so the nematode become die in the plant cell और overall इनकी ग्रोथ रुक जाएगी और जो प्लांट है वो पेस्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो मेजर रोल किसका है, एग्रोबैक्टीरियम है, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम क्या कर रहे हैं, दे आर इसके हेल्प से डबल स्टैंडर्ड आरएनए डीएनए को ट्रांसपोर्ट कर दिया जा रहा है इन प्लांट सेल, और प्लांट सेल में ये एंटीसेंस और सेंस आरएनए दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसी को आरएनए इंटरफेरेंस कर रहा है कहा जा रहा है। जो एंटीसेंस और सेंस आरएनए है दे फॉर्म डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए से यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए, क्योंकि आरएनए इंटरफेरेंस हो रहा है, खुद ही आरएनए इंटरफेयर कर जा रहा है यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करने में, बिकॉज बोथ द स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सो यहाँ पे क्योंकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए एबल होते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जाने के लिए जहाँ पे एमआरएनए की सिंथेसिस हो जाती है, तो पर्टिकुलर क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज वहाँ पे स्पेसिफिक आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन इनसाइड द सेल यहाँ पे अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्यों यूज़ किया
किया जा रहा है फॉर द साइलेंसिंग ऑफ द पर्टिकुलर दीज mRNA, जिससे कि यहाँ पे mRNA को से प्रोटीन की सिंथेसिस अगर ब्लॉक करनी है तो वहाँ पे RNA इंटरफेरेंस होगा, दैट इज कि जो कॉम्प्लीमेंट्री RNA को भेजा जाएगा वहाँ पे ताकि ये इससे बाइंड कर जाए जहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। तो जनरली यहाँ पे इन ह्यूमन सेल क्या किया जाता है, डबल स्टैंडर्ड आर यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए से डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन कैसे होगा। सबसे पहले सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा इन द यूकैरियोटिक सेल, single standard RNA. Now these RNA undergoes in translation process and form protein. But if the cell is not required for these protein which are synthesized from the particular mRNA, so the RNA interference occur. What is the RNA interference? अब यहाँ पे ये मैसेज जाएगा विद द, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन है, प्रोटीन सिंथेसाइज किया जा रहा है, अब हमें ये प्रोटीन नहीं रिक्वायर है तो क्या होगा, देन ये मैसेज जाएगा इसी पर्टिकुलर डीएनए पर। तो डीएनए के दोनों, जैसे डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और 3 प्राइम से 5 प्राइम जो स्ट्रैंड है यही सिंथेसाइज करेंगे फॉर एमआरएनए। अब नेक्स्ट जो कॉम्प्लीमेंट्री या आरएनए इंटरफेरेंस करना हो तो अब सिंथेसिस कहाँ से होगी, स्ट्रैंड विच आर इन डायरेक्शन विथ 5 प्राइम टू 3 प्राइम इन डायरेक्शन। 5 प्राइम वो उस स्ट्रैंड से सिंथेसाइज होंगे एमआरएनए जिसकी डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम है। तो अब जब यहाँ से आरएनए आएगा सिंथेसाइज, दो दिस आरएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री with this RNA, that means कि RNA A is complementary with the RNA B which are synthesized after the process by which the silencing occur. साइलेंसिंग करने के लिए जो भी हमने साइलेंस करना है, यहाँ पे जो भी पार्ट बी या RNA B आएगा वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा और फाइनली इससे जुड़ जाएगा। अब जुड़ जाएगा तो पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी और स्लाइसर और डाइसर के थ्रू अनदर प्रोटीन होते हैं, यहाँ पे स्लाइसर और डाइसर के थ्रू इन्हें ब्रेक कर दिया जाएगा। तो पूरी प्रोसेस आरएनए इंटरफेरेंस इसी तरीके से होगा। अब प्लांट सेल में भी यही किया जाता है, एंटीसेंस आरएनए प्रोड्यूस किया जाएगा और फिर एंटीसेंस और सेंस आरएनए विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी एंड प्रोटीन जब ब्लॉक हो जाएगी, ये प्रोटीन रिक्वायर्ड है निमेटोड की ग्रोथ के लिए, फाइनली ये निमेटोड ग्रोथ नहीं कर पाएगा और